धर्मा का महायुद्ध अनकही कथा भाग 2 साइंस फिक्शन स्टोरी अध्याय 35 आखिरी पड़ाव। नोकोवित इस समय असीमित आनंद में था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, एक ऐसी चमक जो शक्ति और विजय की प्रतीक थी। उसने धर्मा को अपने क्रिस्टल में कैद कर लिया था। ये उसकी सबसे बड़ी जीत थी और इसके साथ ही उसने एक और महत्वपूर्ण कदम बढ़ा लिया था। निश्चित था कि अब मजोलिन या तो वीवो से X141 फिर से छीन लेगा या कम से कम उसे इस ग्रह पर शासन नहीं करने देगा। परंतु केवल इतना ही नहीं, अब नोकोविक के पास विरल नाग भी था, वो दिव्य शक्ति जिसकी सहायता से ब्रह्मांड के कई रहस्य खोले जा सकते थे। और अब धर्मा भी उसके अधीन था। X141 पर पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी हुआ उसका कोई भी साक्षी नहीं था। ये ग्रह ज़ौर प्रणाली से अलग थलग था, एक ऐसा उपेक्षित स्थान जिसे कभी भी ज़ौर साम्राज्य का पूरा ध्यान नहीं मिला। शायद इसी कारण मजोलिन ने वहां इतने वर्षों तक अपना क्रूर शासन बनाए रखा था। परंतु इस समस्त उथल पुथल के बीच नोकोवित को एक और उपलब्धि हासिल हुई। अब उसके पास केवल विरल नाग की शक्ति नहीं थी, बल्कि धर्मा की अनमोल ऊर्जा भी थी। उसने ठान लिया था कि वो इन दोनों शक्तियों को पूरी तरह नियंत्रित करेगा। यदि वो इसमें सफल होता है तो ये उसकी अब तक की सबसे बड़ी विजय होगी। उसे एक नई अजय शक्ति मिल सकती थी, एक ऐसी शक्ति जिसे वो इन ऊर्जा स्रोतों को किसी भी शरीर में प्रवाहित करके उसे अपना गुलाम बना सकता था। ठीक वैसे ही जैसे वीवो ने उस विशालकाय दैत्य सर्प छिपकली के साथ किया था। अब खेल पूरी तरह से पलट चुका था। धर्मा की ऊर्जा नोकोवित के नियंत्रण में थी। उसका शरीर अब निस्पंद था, क्योंकि आत्मा अब शरीर से अलग हो चुकी थी। ये देह शीघ्र ही नष्ट हो जाता, परंतु नोकोवित ऐसा होने नहीं देना चाहता था। धर्मा का शरीर भी उसके लिए महत्वपूर्ण था। वो इस पर शोध करना चाहता था। थाइजर के माध्यम से उसे ये जानकारी मिल चुकी थी कि धर्मा के भीतर म्यूवर्स और एक अन्य पैरेलल यूनिवर्स की रहस्यमय शक्ति समाहित थी। नोकोविद ने बोमिनी को तुरंत आदेश दिया। बोमिनी ने धर्मा के शरीर को विरल नाग से निर्मित एक विशेष कॉफिन में सुरक्षित कर दिया, जिससे बिना किसी हानि के दीर्घकाल तक संरक्षित रह सके। अब धर्मा का शरीर स्थिर था और उसकी ऊर्जा उस क्रिस्टल में कैद थी, जिसे नोकोविद बार बार घूरता रहता था। ये उसके लिए केवल एक विजय नहीं थी, ये एक रहस्य था जिसे उसे सुलझाना था। अब उसके सामने कोई वास्तविक चुनौती नहीं बची थी। उसके सभी शत्रु समाप्त हो चुके थे। प्रोफेसर बोरो, जो एक समय उसकी योजनाओं में रोड़ा थे, उसको उसने कानूनी मामलों में ऐसा फंसाया कि वे अब तक दंडित हो चुके होंगे। लेकिन अब उसकी दृष्टि एक और महत्वपूर्ण लक्ष्य पर थी, लेडी तारा। उसे अपने पुत्र के बारे में भी जानना था। शायद वही उसकी अंतिम खोज थी। बोमिनी अंतरिक्ष की अथाह गहराइयों में आगे बढ़ रहा था, धीरे धीरे प्लेनेट ज़ौर की ओर। धर्मा का शरीर कैद था और उसकी आत्माएं भी। नोकोविद अपनी योजनाओं में खो गया था। उसने अतीत की घटनाओं को याद किया, कैसे उसने मर्कल को परास्त किया था और प्रोफेसर बोरो से मुलाकात हुई थी। प्रोफेसर बोरो ने उसे क्विड पर काम करने का प्रस्ताव दिया था, ताकि पैरेलल यूनिवर्स की वो टर्नल बंद की जा सके, जो क्विड के गलत उपयोग से खुल चुकी थी। शुरुआत में नोकोविद को प्रोफेसर बोरो पर कोई संदेह नहीं हुआ था। वो उनकी प्रतिभा से प्रभावित था। प्रोफेसर बोरो एक अद्वितीय वैज्ञानिक थे, जिन्होंने शीघ्र ही गणनाओं के माध्यम से ये निष्कर्ष निकाल लिया था कि पैरेलल यूनिवर्स में जाना असंभव था। वहां कोई भी म्यूवर्स का यान या व्यक्ति अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकता था।
लेकिन समस्या ये थी कि यदि उस टनल को हमेशा के लिए बंद करना था, तो किसी को उस पैरेलल यूनिवर्स में जाना ही पड़ता। प्रोफेसर बोरो इसी गणितीय समाधान को खोज रहे थे और तब उन्होंने पाया कि पैरेलल यूनिवर्स में भी पृथ्वी नामक एक ग्रह है, एक ऐसी दुनिया जहां सभ्यता ठीक वैसी ही विकसित हो रही थी जैसे ज़ौर पर हुई थी। यही वो क्षण था जब नोकोविक को पहली बार प्रोफेसर बोरो पर संदेह हुआ। वो अब टनल को बंद करने की जगह क्विड पर ही शोध करने लगे थे। उनकी पूरी रुचि क्विड के रहस्यों को खोलने में लग गई। शुरुआत में नोकोविक ने इसे गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन फिर उसे पता चला कि प्रोफेसर बोरो ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि क्विड को कैसे सक्रिय किया जाए। समस्या ये थी कि केवल नोकोविक के डीएनए से ही ये हथियार संचालित हो सकता था। और यही वो क्षण था जब नोकोविक को एहसास हुआ कि प्रोफेसर बोरो की नीयत ठीक नहीं थी। उसने प्रोफेसर बोरो को बोमिनी में बुलाकर सच्चाई जानने की कोशिश की, परंतु प्रोफेसर बोरो इतने चतुर थे कि बोमिनी भी उनसे कुछ उगलवा नहीं सका। तब नोकोविक ने सदियों पुरानी चाल चली, लेडी तारा। लेडी तारा वो रहस्यमय स्त्री जिसकी वास्तविकता किसी को नहीं पता थी। उसने चुपचाप प्रोफेसर बोरो से संपर्क साध लिया और जैसा कि उम्मीद थी, बोरो उसकी सुंदरता और बुद्धिमत्ता के आगे नतमस्तक हो गए। जल्द ही लेडी तारा ने नोकोविक को एक महत्वपूर्ण जानकारी दी। प्रोफेसर बोरो ने मर्कल से भारी मात्रा में धन लिया था ताकि वो क्विड के रहस्यों को उनके सामने उजागर कर सके। अब नोकोविक प्रोफेसर बोरो को पकड़ना चाहता था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। प्रोफेसर बोरो को पता चल गया था कि नोकोविक के पुत्र के डीएनए से भी क्विड को सक्रिय किया जा सकता था। और फिर वो घटना घटी जिसने सब कुछ बदल दिया था। प्रोफेसर बोरो ने अपने ही घर में नोकोविक की पत्नी, जो स्वयं प्रोफेसर बोरो की बेटी थी, उसको डिलीवरी के लिए बुलाया। और जैसे ही उसने नोकोविक के पुत्र को जन्म दिया, वो उसे लेकर वहां से बिम हो गया। नोकोविक को जैसे ही इसका आभास हुआ, वो तुरंत अपनी पत्नी को वापस लेने के लिए दौड़ा, परंतु तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बोरो ने अपनी ही पुत्री की हत्या कर दी थी और अपने नवजात नाती को अज्ञात स्थान पर भेज दिया था। अब वर्षों बाद नोकोविक को अपना पुत्र वापस चाहिए था और यही कारण था कि वो अब लेडी तारा की ओर मुड़ा। लेडी तारा ने उसे बताया था कि प्रोफेसर बोरो उसके पुत्र को 100 वर्षों बाद ही वापस लाएंगे। अब जब सारी पुरानी यादें उसके मस्तिष्क में उमड़ रही थी, उसने बोमिनी को आदेश दिया कि उसे उस केस के ट्रायल की रिपोर्ट दी जाए जो इतने समय से चल रहा था। बोमिनी ने आज्ञा का पालन किया और अचानक दर्जनों समाचार और रिपोर्ट नोकोविक के सामने प्रदर्शित हो गई। और फिर उसने जो देखा, उससे उसके होश उड़ गए। नोकोविक की ग्लानि का कोई अंत नहीं था। उसने अपने सामने धर्मा की आत्मा को देखा, शुद्ध ऊर्जा के रूप में थरथराती हुई, एक रहस्यमय चमक के साथ स्पंदित। फिर उसकी नजर उस शरीर पर पड़ी जिसे उसने अब तक कैद किए हुए था। एक पल को उसका मन विचलित हो गया, लेकिन उसने बिना किसी विलंब के बोमिनी को आदेश दिया। धर्मा की ऊर्जा पुनः उसके शरीर में समाहित होने लगी। एक तीव्र प्रकाश फैला और वातावरण में कंपन होने लगा। ऊर्जा धाराएं उसके चारों ओर घूमी और फिर धर्मा की आंखें खुल गई। वो जीवित था। नोकोविक एक पल के लिए जड़ हो गया। उसने देखा कि धर्मा की दोनों ऊर्जाएं, शारीरिक और आध्यात्मिक, अब पूर्ण रूप से उसके पास थी। धर्मा ने विस्मय से नोकोविक को देखा। ये सब क्या हो रहा है? उसकी आवाज अभी भी कंपन में थी।
नोकोवित के चेहरे पर गहरे भाव थे। वो अब एक हारा हुआ पिता था। वो जो कह रहा था, जो सोच रहा था, वो शब्दों से व्यक्त करना असंभव था। धर्मा उसका पुत्र था, वही धर्मा जिसने उसे पराजित किया था। नोकोवित की आंखों में पश्चाताप था, लेकिन साथ ही एक अजीब सा संतोष भी। हर पिता के लिए इससे बड़ा उपहार क्या होगा, उसने सोचा, जब उसका पुत्र उससे आगे निकल जाए। उसकी आत्मा में अब कोई द्वंद नहीं था, सिर्फ गर्व, प्रेम और आनंद था। धर्मा ने उसे गंभीरता से देखा। तुमने मुझे आजाद क्यों किया? धर्मा की आवाज में संदेह था। उसने देखा कि नोकोवित ने अपनी जीती हुई बाजी उसे बिना किसी शर्त के सौंप दी थी। नोकोवित ने गहरी सांस ली। क्या तुमने नाना नाम के वकील को प्रोफेसर बोरो का केस लड़ने के लिए राजी किया था? धर्मा थोड़ा चौंका। हाँ, लेकिन इसका इससे क्या लेना देना? नोकोविट के होठों पर हल्की मुस्कान उभरी। क्या तुम देखना नहीं चाहोगे कि उस केस में क्या हुआ? धर्मा के चेहरे पर संदेह की रेखाएं और गहरी हो गई, लेकिन उसने सर हिलाया। हाँ, देखना चाहूंगा। नोकोविक ने एक इशारा किया और स्क्रीन पर जौर साम्राज्य के सबसे बड़े कोर्ट केस की लाइव रिकॉर्डिंग उभर आई। धर्मा ने लेडी तारा की गवाही सुनी और वो हक्का बक्का रह गया। नोकोविक धर्मा की ओर देखता रहा और गंभीर स्वर में बोला, उस क्रूर प्रोफेसर बोरो ने तुम्हें अगवा किया था और तुम्हें जोरो के हाथों पैरेलल यूनिवर्स भेज दिया। धर्मा के दिमाग में सब कुछ घूमने लगा। मैं अ, म- मैं तुम्हारा पुत्र हूं? नोकोविद ने सर हिलाया। हाँ धर्मा। वो कुछ और कहता, इससे पहले ही धर्मा ने वो शब्द सुन लिए जो उसे पूरी तरह हिला देने वाले थे। प्रोफेसर बोरो तुम्हें वापस लाया था, लेकिन तब जब तुम्हारा डीएनए इतना परिपक्व हो चुका था कि उससे क्विड को नियंत्रित किया जा सके। धर्मा के दिल की धड़कन तेज हो गई थी। वो अभी भी सब कुछ समझने की कोशिश कर रहा था। प्रोफेसर बोरो ने तुम्हें वापस लाते ही जनक 290 में डाल दिया था। उसका असली मकसद सिर्फ एक ही था, तुम्हारे डीएनए को हथियाना। धर्मा ने बीच में कहा, लेकिन लेडी तारा ने कहानी सुनाने के बहाने देर कर दी, जैसे सारी घटनाएं अब स्पष्ट हो रही थी। नोकोविद ने सिर झुका लिया। हाँ, और इस बीच उसने जॉली को खबर कर दी थी। जॉली ने मेजोल पर आकर सब कुछ बदल दिया था। धर्मा की आंखों में भावनाओं का तूफान उमड़ पड़ा। तो लेडी तारा ने जानबूझकर देरी की थी ताकि जॉली प्रोफेसर बोरो को पकड़वा सके। हाँ धर्मा, नोकोविद ने स्वीकार किया। लेकिन फिर भी कुछ ऐसा हुआ था जो योजना से अलग था। धर्मा फिर से गायब हो गया था। लेडी तारा को नोकोविद को बताने का मौका ही नहीं मिला था कि धर्मा ही उसका पुत्र था। धर्मा के मन में भावनाएं उमड़ पड़ी। उसने अपने पिता की ओर देखा। अब उसे समझ आ रहा था कि नोकोविद सिर्फ एक तानाशाह नहीं था, वो भी एक पिता था। एक पिता जिसने साजिशें की, साम्राज्य पर नियंत्रण पाया और हर दुश्मन को हराने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वो अपने पुत्र से हार चुका था। नोकोविद की आवाज अब कोमल हो गई थी। परंतु धर्मा, तुम सन ऑफ गॉड हो। धर्मा ने सिर उठाया। मैं साजिशें करके इस साम्राज्य को चलाने का प्रयास कर रहा था, नोकोविद ने धीमे स्वर में कहा। पर तुम
तुम एक मिसाल हो। तुम्हारे बारे में पूरी फ्रान गैलेक्सी को पता चलना चाहिए। नुकोवित को गर्व था। धर्मा ने वो कर दिखाया था जो कोई और नहीं कर सकता था। नोकोवित शायद उससे ज्यादा चतुर और कुटिल था, लेकिन धर्मा के पास चरित्र की शक्ति थी, नैतिक बल था। यही वो चीज थी जो उसे महान बनाती थी। उसने धीरे से कहा, धर्मा, तुम्हारे विचारों ने यहां तक कि प्रोफेसर बोरो को भी प्रभावित कर दिया था। धर्मा कुछ पल चुप रहा। फिर उसने नोकोवित के चरणों में अपना सिर झुका दिया। नोकोवित स्तब्ध था। फिर उसने अपने पुत्र को कसकर गले लगा लिया। ये शायद उसकी पहली और अंतिम जीत थी, एक पिता की अपने पुत्र के लिए। कुछ देर बाद धर्मा ने आंखें उठाई। हमें वापस X141 जाना होगा। उसकी आवाज में एक अटूट संकल्प था। नोकोवित समझ गया था, धर्मा ने अभी तक वीवो को अलविदा नहीं कहा था, और धर्मा कोई भी कार्य अधूरा नहीं छोड़ता था। बोमिनी, नोकोवित ने आदेश दिया, हम X141 की ओर जा रहे हैं। और जैसे ही जहाज अपनी नई यात्रा के लिए मुड़ा, नोकोवित ने अपने पुत्र की ओर देखा, और पहली बार उसने महसूस किया कि उसका साम्राज्य नहीं, बल्कि उसका बेटा ही उसकी सबसे बड़ी विरासत थी।